हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। जहाँ तक मैंने आपको बताया है, ये साइबर सिक्योरिटी की कोर्स है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में दे रखा है। ये एक कोर्स है जिसमें 8 प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हम आपको बताएंगे। 8 प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे। एक अप्रोक्स एक प्रोफेशनल कोर्स में 4 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो अप्रोक्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला कोर्स है, फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमने 2 लेक्चर प्रीवियस करवा चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ अपने कोर्स के बारे में बताएंगे। आगे के कौन कौन से कोर्स है वो फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। और जो दोनों प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड होप करता हूँ कि आप पुराने वीडियोस देख के आए तो आपको ये समझने में काफ़ी इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले इसमें है कि व्हाट वी विल लर्न। लर्न मीन्स हम इसमें क्या सीखेंगे, सिंपल क्या सीखेंगे, सिक्योरिटी फंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और कंट्रोल्स क्या होते हैं और इथिक्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, ये चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। तो होप करता हूँ कि आप एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए। तो ये पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जो होता है उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा फ्रेमवर्क के लिए। जैसे अगर कोई फार्मर है, वो अपने फार्म में कुछ लगाया उसने, जैसे कुछ मीन्स फार्म में फील्ड में कुछ लगाया उसने, फार्मिंग की है। तो वो बस फार्मिंग कर देगा, मीन्स सीड्स फेंक के और पानी वानी दे के चला जाएगा, इतना में हो जाएगा नहीं। अगर वो फार्मिंग कर रहा है तो उसके जो फील्ड है उसमें मीन्स उसके फील्ड है, ये जैसे उसका ये फील्ड है, तो वो यहाँ सीड्स फेंकेगा और फिर पानी वानी देगा उन्हें अच्छे से। एक और चीज लैग करता है, जैसे उसके कोई मीन्स वेजिटेबल्स का है, तो वेजिटेबल्स पे कीड़े मकोड़े अटैक कर सकते हैं। तो वो अटैक से बचने के लिए वो उसमें स्पेशल दवाइयाँ अरेंजमेंट करवाएगा। अगर अटैक मतलब कीड़े वीड़े लग गए तो कौन सी दवाई देनी है, नहीं लगने के लिए कौन सी दवाई देनी है, तो ये सब उसके पास रहेगा पहले से अरेंजमेंट, तभी वो फार्मिंग करेगा। तो ये फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी यही होता है कि अगर आपके पास कुछ अरेंजमेंट है, मीन्स ये कहानी से रिलेट कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया। जैसे कि सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यही होता है, कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स ये होता है कि आप पहले से किसी चीज़ के लिए रेडी हो कि आप पे कोई अटैक करे ना करे, उससे मतलब नहीं है। आप रेडी हो कि आपने मान रखा है कि कोई अटैक करेगा, उससे बचने के लिए आपके पास, उससे बचने के लिए क्या चांस है, बाई चांस अटैक हो गया तो भी बचने के लिए क्या चांस है। थिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या क्या है। पीआईआई, पर्सनल इंफॉर्मेशन का मैं आपको बताया था ये स्टार्टिंग में, जो प्रोटेक्टिंग पीआईआई होता है, ये सिक्योरिटी मतलब पर्पस क्या है, मतलब डाटा मतलब सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है, प्रोटेक्टिंग पीआईआई, सिक्योरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वीकनेस, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, अलाइनिंग सिक्योरिटी विद बिजनेस गोल्स। तो ये कुछ उसके मीन्स बेसिक थिंग्स हैं। जैसे पीआईआई के बारे में अगर आप वीडियोस देख के आए तो आपको पता होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जो मीन्स लो लेवल पे होता है। एक एसपीआई होता है, मतलब स्पेशल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो एसपीआई और पीआईआई में क्या डिफरेंस है, इसमें एसपीआई भी आता है, मतलब बेसिकली पीआईआई आ रहा है तो एसपीआई भी आता है। तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, मीन्स क्यों करते हैं कि मतलब पर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बचाने के लिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एसपीआईआई में इंक्लूड हो जाता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो बचाने के लिए। आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वीकनेस मीन्स वीकनेस कहाँ है आपके, इसमें वीकनेस क्या कर रहे हो, वो उसके लिए है। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी सी तो उसमें कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं उसके लिए है। अलाइनिंग सिक्योरिटी विद बिजनेस गोल्स मीन्स बिजनेस गोल्स के लिए है। अगर कोई कंपनी है बड़ी सी, बिजनेस गोल के लिए उसने कुछ प्लान किया है एंड उसके कुछ सीक्रेट्स हैं और वो जुड़ा होता है किसी कंपनी के साथ, देन उसकी मतलब कुछ सीक्रेट, जैसे कोई वेपन, सीक्रेट वेपन बोल सकते हैं कि मतलब किसी कंपनी का कोई फॉर्मूला हो सीक्रेट से जिससे अट्रैक्ट कर रही हो कंज्यूमर्स को और वो फॉर्मूला लीक हो जाए, तो मीन्स काफी मीन्स बुरी बात होती है। तो मीन्स किसी किसी प्राइवेसी में घुसना नहीं चाहिए, पर जो घुस के जो लोग करते हैं या कोई करवाते हैं तो ये काफी गलत होता है। तो इसी के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। फोर कोर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के क्या है, गोल कुछ होना चाहिए, आपकी गाइडलाइंस क्या है,
प्रोसेसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशंस की भी काफ़ी अच्छी नीड होती है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको कुछ वल्नरेबिलिटीज दिखी या कोई रिस्क दिखा तो आपको मैनेजर से कैसे बात करनी, ये इंक्लूड होता है। तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये बस सिंपल एथिकल हैकिंग की वीडियो तो इसमें ये सब का क्या है। तो जैसे मैंने कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स बताया, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स बोलो या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एक ही होता है। तो इसमें क्या था पहले, जैसे गोल्स था, तो गोल्स में क्या आता है, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिक्योरिटी गोल्स, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। गोल्स, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस, कम्युनिकेशंस, और ये पूरा लिखा है आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग security goals, setting guidelines to achieve security goals, implementing security purposes, monitoring and communication result। जैसे मैंने कम्युनिकेशन बताया तो मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन इसलिए बिकॉज आप किसी कंपनी की मीन्स सिक्योरिटी वेब देख रहे हो और कोई वल्नरेबिलिटीज आपको दिखी तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर अपने करना पड़ेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आप उसको कैसे कन्वे करते हो कि हाँ ये वल्नरेबिलिटीज हैं, यही हैं, ये कोई स्पैम वैम नहीं है, ये वल्नरेबिलिटीज हैं, इन्हें पहले से बता के रखना। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, सेफ गार्ड डिजाइन टू रिड्यूस द स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं मतलब कुछ ऐसे डिजाइन मतलब स्पेसिफिक सिक्योरिटी को मीन्स रिस्क को कम करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मेरी एक साइट है, सिंपल साइट है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैंने इस पे 2 वॉल लगा दिया, अब थोड़ा मुश्किल होगा, 3 वॉल लगा दिया और मुश्किल होगा, 4 वॉल लगा, मैंने 7 वॉल लगा दिया, अब तो नामुमकिन है अप्रॉक्स, बट फिर भी हो सकता है। बट ये होता है मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल में उसे बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं उसका सिक्योरिटी पर्पज से बढ़ाते जा रहा हूँ, जो अगर कोई नॉर्मल हैकर सिंपल साइट को कर सकता है बट डबल वॉल को नहीं कर सकता, 2 वॉल्स को। फिर मतलब ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर सिक्योरिटी 7 वॉल्स तक कर लो आप। मैं आपको आगे कोर्सेज में जो प्रोफेशनली स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि वॉल्स कैसे लगाते हैं, कि आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, वॉल्स को ब्रेक कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। तो सिक्योर डिजाइन, CIA ट्रेड, आपने सुना होगा, ट्रेड बोलो या ट्रैड बोलो, मतलब प्रोनाउंसिएशन ब्रिटेन में ट्रेड बोलते हैं, वो फिर तो आप बोलोगे TRAD, तो इसलिए ट्रैड बोल दो। US साइड में ट्रैड बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन से कोई डिफरेंस नहीं आता है। मेन है आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है। यहाँ देखिए मैं आपके PDF जो बना के रखता हूँ, तो ये आप PDF व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें। एंड अगर आप नोट्स बनाते हैं, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आप एक बार इसे समझ लें, 2-3 बार अगर समझ लाएंगे तो नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, PDF तो पहले से है। बट अगर आपको बहुत पसंद है कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप इसे समझ लें और कोशिश करें कि आप टॉपिक्स लिख लें और उससे जो समझा है ना अपनी ओन लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। जैसे फाउंडेशन मॉडल दैट हेल्प इन्फॉर्म हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर रिस्क व्हेन सेटिंग अप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। मतलब ये होता है ना कि अगर आप ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो आपको वो बिना एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये ना साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है ये रटने वाला नहीं है, आप इसे रट नहीं सकते, आप इसे समझ सकते हो। फिर आप कहोगे कि डेफिनेशंस, डेफिनेशंस भी आपको समझने के लिए, आपको कोई नहीं पूछेगा सी ये ट्रैड या ट्रेड क्या होता है। तो कोई आपको नहीं पूछेगा कि सिक्योरिटी डिजाइन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, बट आपको यूज आएगा जब आप इंटर्नशिप करोगे या प्लेसमेंट में जाओगे, तो आपको वहां पता चलेगा कि ये होता है। फिर आपको पता ना हो और आप बार बार देख के करो, आपको बहुत बड़े एक्सपर्ट हो बट आपको बेसिक नॉलेज ना हो, तो ये काफी रिग्रेटिंग होगा। आप उस टाइम कहोगे कि काश समझ तो लिए होते एटलीस्ट, क्योंकि बाद में सोचोगे कि ये सब तो कॉमन चीजें हैं, एंड बाद में जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो कहेंगे, तो भी नहीं होता यार। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि बाद में आप करोगे कि डिले डिले करते जाओगे, फिर माइंड पे जो प्रेशर बन जाता है ना, जो अभी आप 1 घंटे में सीख सकते हो, वो आप सोचोगे कि मैं उस टाइम पे 10 घंटे में 20 घंटे का काम करूंगा, तो उस टाइम 10 घंटे में 10 घंटे का काम भी नहीं होता है, बिकॉज उस टाइम प्रेशर बन जाता है एंड कुछ फिर आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक बार डेफिनेशंस रीड कर लें, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो डेफिनेशंस रीड करें, अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप इसे डेफिनेशंस को मैं बता ही देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, आप उन लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसे। और मैं नोट्स में प्रेफर करूंगा कि नोट्स ना बनाए, अगर बनाते हैं तो उन लैंग्वेज में लिखें। नोट्स की जरूरत आपको मैं जिस हिसाब से कहूंगा तो ये PDFs मिल जाते हैं, कोई जरूरत नहीं, बट कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन होंगे जो मैं आगे आएंगे, अभी तो
थ्योरिटिकल चल रहा है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, तो अभी वो चल रहा है। जब बाद में कोडिंग वोडिंग आएगा तो ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये देख सकते हैं सिक्योर डिजाइन्स में क्या था। डाटा प्रोटेक्शन बाय सीआईए ट्रैड, ये यहाँ यहाँ इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आपको इसके डेफिनेशंस आगे मिल जाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? एनी ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस स्पेसिफिक एसेट्स और डाटा। इंटीग्रिटी क्या होता है? डाटा इज करेक्टेड, ऑथेंटिक एंड रिलायबल। अवेलेबिलिटी क्या होता है? डाटा इज एक्सेसिबल टू दोज हु आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस इट। एसेट होता है एन आइटम प्रिजर्व्ड एंड हैव वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एनआईएसटी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है, सीएसएफ जिसे बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो एनआईएसटी वाला क्या होता है? तो मैं आपको पहले कहानी सुनाना चाहूंगा, अगर सिक्योरिटी डिजाइन पे आ गए तो। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको कुछ डाटा, जैसे आप एम्प्लॉय हो और मैं किसी साइबर सिक्योरिटी का मीन्स हेड हूँ, एंड मुझे कुछ डाटा आपको एक्सेस करने हैं, मतलब जो वल्नरेबिलिटीज से बचाने हैं मुझे, बट कुछ डाटा तो एम्प्लॉयज को भी चाहिए रहेगा, कंज्यूमर्स के, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर से हट के होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको पूरा सिस्टम का ही डाटा दे दूँ? नहीं, ये गलत होता है। इसके लिए कुछ सिक्योर डिजाइन आते हैं। उस डिजाइन को परफॉर्म करके हम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि एक ऐसा मीन्स कुछ बनाए जिससे सिर्फ आपको वो स्पेसिफिक डाटा मिले जिसकी आपकी नीड हो। और आपको कुछ मॉडर्न उसमें मीन्स वो ज्यादा चाहिए हो, तो उसके लिए हम आप रिक्वेस्ट करो तो वहाँ सिक्योरिटी जो मैनेज कर रहे होंगे, जो हमारे जूनियर्स होंगे, तो वो आपको एक्सेस दें। फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद उसको आपको एक्सेस मिले, तो वो सिक्योरिटी को बढ़ाती है। तो ये डिजाइन्स में आता है। जैसे बहुत लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं ना कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ डिजाइन होते हैं कि उसको अच्छा बनाने के लिए नहीं बोल सकते हैं, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। ऑफ स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन एंड द बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एनआईएसटी का जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब गाइडलाइंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, तो मतलब साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम करने का, ये सब इसमें आ जाता है। तो मीन्स बहुत सारे लोगों का बहुत सा क्वेश्चन आता है कि क्या ये डेफिनेशंस वाले सेक्शन हमें याद करना है? देखो, याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, बट आप एक बार माइंड में रख लो कि क्या होता है। मैंने ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप 3 से 4 बार अगर आप इसे समझ लोगे, या वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुन लोगे ना, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। बट जब जहाँ आगे आगे कोर्स आएगा, जब कोडिंग आएगी, ऑटोमेशन कोडिंग आएगी, पाइथन आएगा, फिर आपको सिक्योरिटी ब्रेक करना सिखाएंगे, कैसे उसको सिक्योर करना है, तो ये सब तो प्रैक्टिस आपको लैपटॉप पे करना पड़ेगा, उसके भी नोट्स की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। ये सब डेफिनेशंस हमने काफी अलग अलग जगह से यूजफुल डेफिनेशंस लिखा है। तो आप वो करूँगा, आप पढ़ लें, इसे जरूर पढ़ें, वीडियो स्टॉप करके पढ़ लें। मैं एक बार प्रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली वी हैव इंट्रोड्यूस टू साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, मैंने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में आपको पहले बताया, एंड हाउ टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू इम्प्लीमेंटिंग अ सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। जो सिक्योरिटी लाइफ साइकिल के बारे में, जैसे एक सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल होता है फूड चेन होता है, वैसे सिक्योरिटी लाइफ साइकिल होता है, वो चलते रहता है। एज अ रिमाइंडर, सिक्योरिटी लाइफ साइकिल इज constantly evolving set of policies and the standards. In reading, you will be learn more about how security framework control and compliance regulation or law are used together to manage security and make sure everyone does their part to minimize रिस्क को कम करने के लिए जो कुछ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉलिसी, कुछ लॉज बनाते हैं या अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करते हैं, वो रिस्क को कम करता है। एक्चुअली जो डे बाय डे है ना, सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी नहीं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, तो सिक्योरिटी को भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा मीन्स इन्वायरमेंट में जितना फास्ट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, लोग उतना ही कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ हैकर्स में नया आ रहा है, जैसे वायरसेस को अपडेट करके मालवेयर किया है उसको, बहुत में मेलिशियस वायरस कर दिया, मतलब जैसे अपग्रेडेशन हैकर्स में हो रहा है, वैसे सिक्योरिटी को भी अपडेट किया जाए ताकि सिक्योर किया जाए। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डाटा। जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो डाटा को बचाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कंपनी चलाने को कुछ सेल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा। बिना डाटा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ होता है हाउ, कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। हाउ कंट्रोल्स फ्रेमवर्क एंड कॉम्प्लियंसेस आर रिलेटेड, द यहाँ उसका आंसर भी। तो कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, सीआईए का फुल फॉर्म है, सीआईए ट्रैड या ट्रैड जो बोलो आप, इज अ मॉडल दैट हेल्प इन्फॉर्म हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर
रिस्क व्हेन सेटिंग अप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कंपनी के, ताकि कोई हैकर आपको हैक करे तो उससे क्या पनिशमेंट मिले। तो ये डर से भी लोग कम हैकिंग पे करे। आपका अपना साइबर सिक्योरिटी अगर कंपनी बड़ी है तो उसके क्या सिक्योरिटी होती है टीम, तो वो मॉनिटर करते रहते हैं और काफी मुश्किल होता है। ये CIA ट्रैट के बारे में आपको बता दिया मैंने यहाँ। कन्वीनियंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ट्रैट, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, CIA, ये ऐसा मीन्स इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका डायग्राम आगे भी पीछे भी देखा था हमने। तो CIA are those three fundamental principles used by cybersecurity professionals to establish appropriate control that migrate threats, risk and vulnerabilities। ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों करते हैं। ये डाटा को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। वल्नरेबिलिटीज कम होगी, थ्रेट कम आएंगे। थ्रेट मतलब कोई हैकर कोशिश नहीं करेगा, रिस्क कम होगा। कोई जब आपका साइबर सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग रहेगा तो कोई हैक नहीं कर पाएगा आपको। तो इसी तरह से यूज होता है। एज यू कैन रिकॉल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर सेफ गार्ड डिजाइन टू रिड्यूस स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क। जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होता है वो सेफ गार्ड करता है डिजाइन्स को, ताकि वो सिक्योरिटी रिस्क कम हो सके। इसका मेन गोल होता है कि आपके वेबसाइट को सेव करना, वेबसाइट या कंपनी को सेव करना। तो ये सब इसका यूज होता है। जैसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में आपको काफी कुछ बता रखा है मैंने, तो यहाँ देख सकते हैं ये चार्ट दिया हुआ है। फोर कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी गोल्स, जो कि गोल्स बोलते हैं सेटिंग गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, सेटिंग गाइडलाइंस टू अचीव सिक्योरिटी गोल्स। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोसेसेस, जिसको सिक्योरिटी प्रोसेस बोल सकते हैं। मीन्स आप पहले डॉक्यूमेंटेशन से सिक्योरिटी गोल्स क्या है आपके ये करो, फिर गाइडलाइंस रखो, कुछ पॉलिसीज बनाओ, कुछ लॉज बनाओ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो सिक्योरिटीज में। मीन्स इम्प्लीमेंट करो यानी कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करते जाओ। मॉनिटर यानी आप चेक करते रहो रेगुलर बेसिस पे, कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, कोई अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है तो आप अपने मैनेजर से बात करके इसे सॉल्व कराओ, रिजॉल्व करो हायर अथॉरिटी से। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें आ जाते हैं, आपको कैसे बताना। आपको आता हो, आपको पता हो, और आपको सामने वाले को बताना ही नहीं है, तो फिर ये क्या बात हो जाती है। Compliance is the process of adhering to internal standards and external regulations। ये कुछ कॉमन डेफिनेशंस आपको लास्ट में मिल जाएंगे। स्पेसिफिक कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड कॉम्प्लियंस, NIST का यहाँ नाम आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ दिया हुआ है डेफिनेशन। इज अ US बेस्ड एजेंसी that develop multiple voluntary compliance framework that organizations worldwide can use to manage risk। ये मीन्स रिस्क को कम करने के लिए जो ये NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी बना है, ये एक साइड से स्पेसिफिक कंट्रोल करता है। मीन्स रिस्क को कंट्रोलिंग होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। रिस्क कंट्रोलिंग होता है इन द सेंस कुछ लॉज ये फ्रेमवर्क कर सकता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कर सकता है, या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कर सकता है, जो आगे आपको वर्ड्स आएंगे। RMF, CSF मीन्स साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आता है। RMF आएगा, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आएगा, सब आएगा। कुछ गाइडलाइंस ये आपको देता है। ये ऑल ओवर मीन्स US में बेस्ड है, एक एजेंसी जो मीन्स वॉलंटियर करता है कंपनी के फ्रेमवर्क को, काफी हेल्प करता है साइबर सिक्योरिटी को बनाए रखने में। मीन्स एक तरह से NIST का काफी बड़ा योगदान है कि हैकिंग कुछ कम हुई है। बट अगर NIST को अगर आप पूरी तरह से हटा देते हो, हैकिंग बहुत बढ़ जाएगी। कुछ रूल्स मैनेजमेंट पॉलिसीज काफी कम हो जाएंगे। कुछ अदर कंट्रोलिंग भी होते हैं, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, बस उसमें से सबसे पॉपुलर NIST है। NIST में भी दो आता है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, हाँ यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेमवर्क इंक्लूड NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी में आता है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क CSF एंड NIST मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। RMF रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं FERC, NERC। तो ये सब क्या है, एक बार आप ये ना समझ में आए तो आपको ये तो पता होना चाहिए। फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन होता है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक लिएबिलिटी कॉर्पोरेशन। ये कुछ है जो आपको पढ़ने की जरूरत उतनी है नहीं, बट अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप इसे रीड कर लें। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन भी इसमें आता है, तो इसलिए मैंने इसे डाल दिया। मेन मेरा रीजन था, इसमें एक वर्ड आएगा आपको CIP, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, तो उसके लिए डाला है। देख सकते हैं वो नॉर्थ अमेरिका का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट
हाँ, they also like regard to adhere the critical infrastructure, हाँ CIP critical infrastructure protection। मेन ये वर्ड्स लाने के लिए मैंने आपको ये पूरा इसमें डाल रखा है, बट आई थिंक आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके रीड कर ले, आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। मेन मेरा रीजन मैंने आपको बता दिया है, इसकी उतनी नीड नहीं है आपको, क्योंकि जब ये इसका यूज आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ CIS के बारे में डाला है, सेंटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। फिर GD PR का डेफिनेशन मीन्स फुल फॉर्म है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये सब क्या है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, PCI DSS, ये काफी ये इंपॉर्टेंट आता है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको ये सब कुछ लॉज पॉलिसीज या बोल सकते हैं, आप जो बोल दो नाम दे दो, ये एक बार दिमाग में रहना चाहिए। द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी एक्ट क्या होता है? HIPAA एक्ट क्या है? उसमें ये तीन ब्रीचेस थे, तीन रूल्स थे, मीन्स बोल सकते हैं प्राइवेसी सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये भी आप एक बार रीड कर दे, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन वाली थी। अगर देखिए मैंने आपको बताया ना ये कुछ ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ISO ये सब के बारे में दिया हुआ है। उसके कुछ लेवल्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वेंडर होते हैं, अदर्स होते हैं। तो ये सब दिया हुआ है, कुछ टिप्स भी है, आप एक बार स्टॉप करके इसे रीड कर लें, ये काफी ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। SICPA के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये पढ़ा होगा बैंकिंग सेक्टर, ये उससे रिलेटेड होता है। ISO तो सबने सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो होप करता हूँ आप ये सब पढ़ के आए हैं, मतलब पहले से पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। ये कुछ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 14028 का, ये रिसेंट 2021 मई में पास हुआ था। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये डाल दिया। प्रेसिडेंट जब जो बाइडेन न्यू प्रेसिडेंट हैं, US के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, न्यू प्रेसिडेंट भी बोल गए, डोनाल्ड ट्रम्प के बाद चुना है, तो उन्होंने रिलीज किया था रिलेटेड टू इम्प्रूविंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी टू रिडिमेट एंड इंक्रीज थ्रेट एक्टिविटी। साइबर सिक्योरिटी के जो सबसे फाउंडेशन बोल सकते हैं, तो एक तरह से US में काफी एथिकल हैकिंग होती है, तो वहाँ इन सब की काफी नीड है। अभी इंडिया में इतनी नीड आई नहीं है, बट इन फ्यूचर हमें रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ना रसिया और US काफी आगे तक है। तो मैं मेरी नहीं मीन्स सभी चाहते होंगे कि इंडिया भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया आगे है, ऐसी बात नहीं है। जैसे रॉकेट में अभी देख सकते हैं, चंद्रयान 3 काफी सक्सेसफुल हुआ, एंड आई होप सबने लाइव लैंडिंग देखी होगी। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट अगर हैकिंग का देखे तो काफी हैकर्स, मतलब काफी नहीं बोल सकते, 90% वर्ल्ड के हैकर्स चाइना, रसिया, US के होते हैं, बट आई थिंक 10% में भी इंडिया आते हैं। एंड आई होप कि आगे के आने वाले 4-5 साल में ये रेशियो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हर एक फील्ड में इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो इस फील्ड में भी इंडिया आगे जाएगा। एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंडिया, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ इंडिया काफी आगे जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सभी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, उससे भी 10 गुना स्पीड में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की इंक्रीज हो रही, नीड हो रही, तो काफी इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ ये प्रोटेक्शन सेंसिटिव डाटा एंड इंफॉर्मेशन फीचर देख सकते हैं इसमें। वी शुड मेक श्योर वी आर वेरी डिलाइटेड अबाउट हाउ इट हैंडल एंड वेयर इट स्टोर्ड, एंड वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इट स्टोर्ड ऑल द टाइम। मींस अगर साइबर सिक्योरिटी में हम देखें तो कुछ एथिक्स भी होते हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगर हम आपको बताएं कि इसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो एक तो अवेयरनेस भी लानी पड़ती है आपको और में, कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ हो जाए तो क्या, प्लस आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपके नॉलेज नहीं भी है तो आप कम से कम एक अवेयरनेस ला सकते हैं कि हाँ मुझे पता है ये टर्म क्या होती है। जरूरी नहीं आप उसे परफॉर्म कर सके, अगर आप कुछ अपने खुद को बचा के भी रखें तो ये भी काफी अच्छी बात होती है। लोगों में अवेयरनेस लाएं, एंड आई होप आप ये सीख रहे हैं, तो इससे सोसाइटी का बहुत कुछ होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आप अगर किसी का अच्छा करते हो ना, तो 10 तरफ से आपको अच्छाई मिलेगी। अगर आप किसी के एक हेल्प की ना, बिना कुछ सोचे कि हाँ मुझे फायदा है, नहीं है फायदा, बिना देखे हुए, तो आपको वो भगवान कोई भी कहीं भी, मतलब किसी और तरीके से ना आपको 10 जगह से हेल्प मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप सबकी हेल्प करें। एंड आप पढ़ाई पे आते हैं, एथिक्स इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ एथिक्स होते हैं। Security ethics guidelines for making appropriate decision as a security professionals, मीन्स गाइडलाइंस होने चाहिए प्रोफेशनल। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमें भी डिसीजन सही लेना है। ऐसा नहीं हम गलत डिसीजन ले रहे हैं जिससे किसी का लॉस हो। अगर 2 लोगों का लॉस हो रहा है, 3 लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, तो
डेफिनेटली आप 3 लोग का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जाएंगे, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे साइबर सिक्योरिटी में बताते हैं कि अगर 3 लोग का लॉस हो रहा है, 2 लोग का 3 लोग का लॉस, 3 लोग का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, तो भी हमें उस रास्ते पे नहीं जाना, हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना है कि जो 5 के 5 लोग हैं सबका प्रॉफिट हो। तो ये कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स लाइफ में काफी जरूरी है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी डेफिनेटली कुछ एथिक्स होते हैं। इथिक्स प्रिंसिपल इन साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता है, और लॉज होता है। लॉज तो बहुत होंगे, पर मेनली लॉज यूएस वालों के रहता है। इंडिया में भी उतने लॉज आए नहीं, क्योंकि अभी काफी डेवलप कर रहा है, एंड आई होप फ्यूचर में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जो हैकर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं, वो यूएस, चाइना और या रशिया और सबको पीछे छोड़ेंगे। एंड ये मैं दिल से फीलिंग आती है कि ये होगा 4-5 सालों में ही हो। जब मैं था तो मेरे टाइम पे मेरी टीम में काफी कम इंडियंस थे, बट स्टिल धीरे धीरे ये काउंटिंग बढ़ेगी, एंड आई होप कि कहीं भी जाए, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, तो उसमें 50% इंडियन मिल जाए। होप मेरा ये ड्रीम सच आएगा, एंड होप क्या, ये आएगा ही आएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मीन्स सेफ गार्डिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर, जो कि सब जानते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मीन्स हमें अपनी मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज्ड यूजर से बचानी। लॉज होते हैं कम्युनिटी को इन्फोर्स गवर्नमेंट एंटिटी जो करती है, ताकि उससे साइबर सिक्योरिटी बनी रहे। इथिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसे एक बार स्टॉप करके रीड कर लें। इथिकल कॉन्सेप्ट दैट गाइड साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस, कैसे लेने उस बेसिस पे। ये कुछ लॉज हैं, पुराने लॉज जो थे, एक्ट है 1986 का, साइबर सिक्योरिटी का शेयरिंग एक्ट है 2015 का, इसमें इंक्लूडेड है, मैंने लिख के रखा है। तो मैं होप करता हूँ कि आप एक बार इसे पढ़ लें। हैकेविस्ट क्या होता है? हैकेविस्ट इज अ पर्सन हु यूज हैकिंग टू अचीव अ पॉलिटिकल गोल। तो आप समझ सकते हैं हैकिंग का यूज यही नहीं कि डाटा चोरी करने का ही नहीं, किसी को परेशान करने के अच्छे कामों में भी यूज आता है, बट बुरे कामों में भी बहुत बुरे काम में आज यूज आ सकता है। कोई कंपनी को गिराने में या किसी कंपनी को बढ़ाने में भी बुरे काम से आप किसी का डाटा चोरी कर लो, हैकेविस्ट में भी आते हैं, पॉलिटिकल गोल के लिए भी आते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया आज के डेट में वो होता है डाटा। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे होता है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए रहता है। काउंटर अटैक्स हो रहा है तो उससे लॉज पास करता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ऑन काउंटर अटैक्स में ये सब होता है, और ये कुछ आप एक बार रीड कर लें। द काउंटर अटैक्स विल ओनली अफेक्ट द पार्टी दैट अटैक्ड फर्स्ट। द counter attack is a direct commission asking the initial attackers to stop. The counter attack doesn't escalate the situation. The counter attack effect can be reversed. तो ये कुछ आप एक बार रीड कर लें। ये इथिकल प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियल क्या है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या है। ये देखो इसमें एसपीआई आ गया, पीआईआई आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता रखा है मैंने आपको। ये एसपीआई होता है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिबल इंफॉर्मेशन बोल दो। इसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलो या पर्सनल आइडेंटिएबल इंफॉर्मेशन बोलो, मीन्स इसमें आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आ जाएगा कुछ, आ जाएगा पासवर्ड आ जाएंगे। ये सिंपल पासवर्ड एस आई आई में, एस पी आई आई में आएगा क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड, ये सब। तो आप एक बार इसे रीड कर लो स्टॉप करके वीडियो। कुछ लॉज हैं अनबायस्ड एंड कंडक्टिव वर्क ऑनेस्टली के लिए, मतलब ये इनफैक्ट हैकर्स के लिए और साइबर सिक्योरिटी एजेंट के लिए भी है कि हमें भी कुछ लॉज फॉलो करने रहते हैं। तो वो कुछ लॉज हैं और कुछ एक्ट्स भी हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल में मैंने आपको HIPAA का दिया है हेल्थ इंश्योरेंस, पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं होप करता हूँ ये वीडियोस लंबे जाते हैं तो आप इन्हें कुछ पार्ट्स में देखें, कुछ रेस्ट लें, 20 मिनट देखें, कुछ रेस्ट लें, फिर 20 मिनट देखें, फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मैं काफी स्पीड में बोलता हूँ, तो आप स्पीड को कुछ कम करके देख लें, बट आई थिंक मैं स्पीड सही है, क्योंकि मैं और धीरे धीरे अगर आपको पढ़ाऊँ तो लेक्चर काफी बोरिंग होगा, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी समझे, बट जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं वहाँ धीरे धीरे समझाऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक कान से सुन लेना है और रखना है, मतलब एक कान से सुन के आप अंदर रखो, इसे रटो मत, इसे समझ लो बस। अगर भूल भी जाता है तो कोई बात नहीं, कभी आप सुनोगे ना, ऐसा हो जाता है कि आप भूल भी गए ना, तो आपको कुछ बता दिया जाए तो आपको रिवाइज हो जाता है। तो ये है, ये कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस है पोस्ट 1 से जो वीक 3 में है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सीआईए ट्रायड का मॉडल दैट हेल्प इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर रिस्क एंड व्हेन सेटिंग अप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। इसमें हर एक चीज आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। आप एक बार स्टॉप करके रीड कर लें, और अप्रॉक्स रीड तो कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ आपको वीडियोस में पसंद आते होंगे, एंड आई होप आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोग मीन्स काफी मीन्स मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल्स में ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हो। तो मैंने देखा है कि ये वाली प्लेलिस्ट काफी आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें लाएं, एंड होप करूंगा कि आप वीडियोस को जरूर लाइक करें। ये हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ लाइक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हाँ, ऑडियंस से हमें प्यार मिल रहा है, मेरी जो है आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, एंड आप फॉलो करें। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इंटर्नशिप, एंड अगर आप जॉब के लिए करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कहीं भी किसी भी कंपनी में, भले ही IBM हो, गूगल हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। एंड आई होप, मैं प्रेफरेंस करूंगा कि जो जो लोग अगर कुछ हमारे टेस्ट होंगे, इंटरनल टेस्ट होंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उससे आपको प्रोफेशनल गूगल के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूं, एंड जो पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बाय गूगल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप करता हूँ आप लास्ट तक बने रहें, सारी वीडियोस को देखें, काफी मेन आपको नॉलेज मिल रहा है, काफी नॉलेज इससे क्लीन होगा, एंड आपको कहीं भी इंटर्नशिप या जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैं खुद प्रेफरेंस दूंगा आपको, अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कहाँ अप्लाई करना है जॉब या इंटर्नशिप के लिए, एंड रेफरेंस इंटर्नशिप में रेफरेंस मैं फिक्स अपनी तरफ से दे दूंगा। एंड होप बताऊँ, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, वो आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद फिर नया कोर्स भी स्टार्ट करना है। 8 कोर्सेज हैं, तो ये पहला कोर्स का तीसरा वीडियो, चौथे वीडियो में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर होप करता हूँ आप सीखने में काफी अच्छे से सीख रहे होंगे, एंड आई होप आप सब अच्छे हैं, सीखते रहिए इसी तरह से। थैंक यू।